हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस पढ़ेंगे। लेसन 5 हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पृथक्करण। तो चलिए पहले हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, देन हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के मिले पदार्थों को अलग करना आवश्यक है? किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उनमें मिले हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना आवश्यक है। कभी दो या दो से अधिक उपयोगी पदार्थ भी एक साथ मिले रहते हैं, जिन्हें उपयोग से पहले अलग अलग करना आवश्यक हो जाता है, जैसे गेहूं के साथ चना एवं अन्य अनुपयोगी पदार्थों का मिला रहना। क्या आप बता सकते हैं इस प्रकार के मिश्रण से पदार्थों को कैसे अलग किया जा सकता है? पदार्थों को अलग करने के कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? कुछ तरीके जिनके नाम आप जानते हैं तालिका 5.1 में लिखिए। इन तरीकों का आप किस प्रकार से मिश्रित पदार्थों को अलग करने में काम लेते हैं, यह भी लिखिए। तो पहले हम ये तालिका देख लेते हैं। चुनना, तो चुनने की विधि से अलग किया जाता है चावल और कंकर को। और जैसे कि हमें दाल से भी कंकर को अलग करना है, तो दाल को भी हम चुनने की विधि से ही अलग करते हैं। इसके अलावा हम और कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं ठोस पदार्थों से अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने में? तो चुनने के अलावा और कौन सा विधि होता है? चालना होता है। चालने की विधि से हम कौन सी चीज़ों को अलग करते हैं? जैसे कि गेहूं का आटा है, तो गेहूं के आटे को जब हम चालते हैं तो उससे हमें चोकर को अलग करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आटा, और उससे जो हम अलग करते हैं उसको क्या बोला जाता है? चोकर बोला जाता है। चालने की विधि से आटा और चोकर को अलग किया जाता है। और किसी भी आटे को जब आप चालते हैं तो उससे चोकर जो अलग होता है। एक विधि और है ओसाना, ठीक है। इस विधि से हम गेहूं से भूसे को अलग करते हैं, ठीक है। गेहूं से भूसे को अलग करते हैं। गेहूं या फिर मक्के से भी भूसे को, यानी अनाज का जो भूसा होता है उसको हम ओसाना यानी ओसा के हम उसको अलग करते हैं भूसे को। गेहूं, मक्का, चना, ये सब जो ठोस पदार्थ है, जो अनाज है, उसके भूसे को हम इसी विधि से अलग करते हैं। ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने के लिए चुनना, चालना तथा ओसाना विधियों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी एक और विधि होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग या फिर बोलते हैं दौनी। तो दौनी होता है, दौनी से क्या करते हैं? फसलों की डंठलों से अनाज को अलग किया जाता है। जैसे कि गेहूं जो होता है, गेहूं का दौनी कैसे होता है? उसको गेहूं की दौनी थ्रेसिंग मशीन के द्वारा होती है, या फिर बैलों से भी दौनी की जाती है, या फिर अनाज की पिटाई करके दौनी की जाती है। तो दौनी करने के यानी थ्रेसिंग करने के 3 ऐसे तरीके होते हैं। तो दौनी से क्या किया जाता है? अनाज और फसल की डंठल, अनाज और फसल की डंठल को अलग किया जाता है। इस प्रकार कुछ विधियां कृषि में फसल कटाई से अन्न प्राप्ति के बीच अपनाई जाती है। क्या आप इनसे परिचित हैं? आइए इनकी चर्चा करें। पहले दौनी किया जाता है। आपने धान तथा गेहूं की तैयार फसल कटाई के बाद बोझे के रूप में खलिहानों में सूखते हुए देखा होगा। इन सूखी फसल की डंठलों से अनाज को अलग करने की मशीनों से दौनी यानी कि थ्रेसिंग की जाती है। दौनी के कुछ पुराने तरीके भी प्रचलित हैं, जैसे फसल की डंठलों पर बैलों को चलाकर अनाज अलग करना, कुछ डंठलों को मुट्ठी या कंडी बनाकर सतह पर पटकना, या डंडे की सहायता से पीटना। तो ये 3 तरीके होते हैं दौनी करने के यानी कि थ्रेसिंग करने के। फिर है ओसाई। ओसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। अपने खलिहानों में दौनी के उपरांत यानी दौनी के बाद अनाज को भूसी से अलग करने के लिए हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए किसान को ओसाई करते हुए देखा होगा। तो पहले थ्रेसिंग किया जाता है, अनाज का पहले थ्रेसिंग किया जाता है, यानी कि फसल की डंठल से पहले अनाज को अलग किया जाता है, फिर उसको भूसे से अलग किया जाता है। उसमें जो भूसा रह जाता है अनाज में, उसको ओसाई की प्रक्रिया द्वारा भूसे को अलग किया जाता है। चालना एवं चुनना, और ये दोनों काम हाथ से ही किया जाता है। इसी प्रकार आप फसल से अन्न प्राप्त करने के क्रम में चालना एवं हाथ से चुनकर अलग करने की विधियों का भी उपयोग करते हैं। जैसे गेहूं एवं सरसों को चालकर अलग करते आपने देखा होगा। गेहूं अथवा धान की दौनी एवं ओसाई के बाद भी यदि उसमें मिट्टी, कंकड़, डंडी, भूसी आदि रह जाते हैं तो इसे चालन की विधि से अलग कर लेते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे
चालना विधि का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे चुनने की विधि का प्रयोग हो रहा है। पदार्थों के कुछ ऐसे मिश्रण भी होते हैं जिनका पृथक्करण सरलता से नहीं किया जा सकता। आइए अन्य उदाहरण देखें, जैसे कि बालू से नमक अलग करना। यदि नमक में बालू मिल गया हो तो क्या आप नमक से बालू अलग कर सकेंगे? अलग अलग करने के लिए हमें इनके गुणों का फ़ायदा उठाना होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यदि रेत और नमक को पानी में डालें तो क्या दोनों घुल जाएंगे? कौन घुलेगा और कौन नहीं? तो ये तो सभी को पता है कि नमक पानी में घुल जाएगा और रेत पानी में नहीं घुलेगा। जो पानी में घुल जाता है उसे घुलनशील तथा जो पानी में नहीं घुलता है अघुलनशील पदार्थ कहे जाते हैं। घुलनशील और अघुलनशील के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पानी के लिए नमक घुलनशील तथा बालू अघुलनशील है। घुलनशील पदार्थ को अघुलनशील पदार्थ से छान कर अलग कर लेते हैं, फिर वाष्पन के द्वारा पानी से नमक को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्रियाकलाप को ध्यान से देखिएगा। एक गिलास तालाब या नदी का जल लें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक अवलोकन करें। क्या गिलास की तली में कुछ ठोस पदार्थ दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों हुआ? जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण पेंदे में जमा हो जाता है। पदार्थ को इस तरह जमने या बैठने की क्रिया को थिराना कहते हैं। अब गिलास को धीरे धीरे थोड़ा तिरछा करके जल को दूसरे गिलास में डालिए। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल को या अन्य द्रव को अलग करना निथारना कहा जाता है। यदि दूसरे गिलास का जल अब भी साफ नहीं दिखाई दे तो इन्हें फिल्टर पेपर द्वारा छान सकते हैं। फिल्टर पेपर एक ऐसा कागज़ होता है जिसमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छोटे से छोटे ठोस कण पार नहीं हो पाते और फिल्टर पेपर पर ही टंगे रह जाते हैं। फिल्टर पेपर के उपयोग को चित्र 5.5 में दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर पेपर का उपयोग किया गया है। यहाँ पे फिल्टर पेपर का उपयोग करने के लिए भी बताया गया है। फर्स्ट स्टेप में इसे इस तरह से फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करने के बाद फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इसका एक कोन बना के उसके बाद हम इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। हम लोग जो नमक खाते हैं वह किस प्रकार से प्राप्त होता है? क्या कभी हमने सोचा है नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में लवणों की अधिक मात्रा घुली रहती है। इन्हीं लवणों में साधारण नमक पाया जाता है। जिस नमक का प्रयोग हम करते हैं वह साधारण नमक ही तो है। समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों या क्यारियों में भरकर छोड़ देते हैं। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। इसके बाद लवणों को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। पदार्थों के द्रव्य मिश्रण के अवयवों की पहचान करना। पदार्थों को अलग अलग पहचानने के इस तरीके का नाम आपने शायद ही कभी सुना हो, मगर क्रोमेटोग्राफी का तरीका है बहुत मज़ेदार। दोस्तों यहाँ पे चौक से क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया गया है। तो ये क्रियाकलाप है, जब आप इसको अपने से करेंगे, खुद से जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जैसे इसमें बताया गया है अगर वैसे ही आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। और यहाँ पे दिया गया है छन्ना कागज़ से क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया था चौक से क्रोमेटोग्राफी, तो यहाँ पे दिया गया है कागज़, छन्ना कागज़ से क्रोमेटोग्राफी करने के लिए। तो इसको भी आप कर सकते हैं घर में, क्रोमेटोग्राफी करके देख सकते हैं। और उसके बाद फिर क्रियाकलाप भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमने इस चैप्टर को लगभग पढ़ लिया है, तो अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन रह जाएगा वो हम अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उनको क्या बोला जाता है? जो पानी या फिर किसी भी और अन्य तरल पदार्थों यानी द्रव पदार्थों में घुल जाता है तो उसको हम बोलते हैं घुलनशील पदार्थ। तो इसका आंसर घुलनशील हो जाएगा। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण, चुनना, छानना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है या फिर द्रव पदार्थों को द्रव पदार्थों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि वाष्पीकरण, चुनना और छानना इन तीनों विधि से हम पदार्थों को अलग अलग करते हैं। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है पृथक्करण, निथारना, थिराना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा थिराना, जिसमें कि जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में बैठ जाता है तो इसको थिराना बोला जाता है।
थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा निथारना। तो यहाँ पे निथारना इसका आंसर हो जाएगा। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? ऑप्शन है चुनना, चालना, निथारना, क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चुनना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्लास 6 का साइंस का लेसन 5 क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।